हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसटी कहानी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप दोस्तों? आज जिस महापुरुष को मैं कहानी के माध्यम से लेके आया हूं, उनके जीवनी के बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं। और वो मशहूर देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं कहानी के माध्यम से कुछ उनके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। तो आइए उसको देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि दोस्तों इनका पूरा नाम अब्दुल कलाम जी का अबुल पकीर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम था, जो मिसाइल मैन के नाम से और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जब आप अपने सपनों को पूरा करने की जो ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। और उनके जीवन से हम लोग काफ़ी लेसन मिलता है, काफ़ी कुछ सीख मिलती है। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और उनके विचार आज आगे प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने मुख्य रूप से वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों से रक्षा अनुसंधान विज्ञान एवं विकास संगठन जो DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कार्यभार संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल मैन के प्रयास में शामिल है। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी उनको जाना जाता है। उन्होंने सन 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक और तकनीकी और राजनीतिक की भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के संपर्क के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए और इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। अभी उनके प्रारंभिक जीवन पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में रामेश्वरम तमिलनाडु में जो पड़ता है, एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जैनालुद्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसों वाले थे, बहुत गरीबी में उनका बचपन भी था। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वो भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्रारंभिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक यादुराई सोलोमन ने उनसे कहा कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा और तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक ने उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उनको समुद्र तट पर ले गए, जहां वहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि भविष्य में उन्हें विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित किए। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में वो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन में आए और उन्हें सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में वो भारत के पहले स्वदेशी
उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उनका वैज्ञानिक जीवन जो है 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े अब्दुल कलाम को परियोजनाओं महानिदेशक के रूप में पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इस प्रकार जो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परमाणु चढ़ने का श्रेय भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रक प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्हें अग्नि, पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीकी से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 में दिसंबर 1999 तक 92 से 99 तक जो है रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा सोच और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीति प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेय अस्त्रों के रूप में किया और इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह वो भारत के परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास को विश्व स्तर पर मतलब 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। वो एक टारगेट लेके चलते थे। वो अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल की तरफ के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का काफ़ी से उनको ही जो है जुलाई 1992 में वो भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दलों को ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसका वाम दलों के अलावा सभी दलों ने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इसी संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादगी और बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वह जो है शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी जो है विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडेड सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों से उद्घाटित करती है। इन्हें तमिल भाषा में इन्होंने कविताएं भी लिखी है, तो उन्होंने आप लोग उन पर जाके पढ़ भी सकते हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और जहां उन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यूँ तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम कल्याणकारी संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से भी संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनता देखना चाहते थे और इसके लिए उनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में वह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते थे और विज्ञान के क्षेत्र में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके और इसी सूचना तकनीकी या तीव्र गति से विकास हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियार को लेकर बहुत विवादास्पद थे, लेकिन राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद जो है ये कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम जी जो है भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग और भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान मंगलौर के मानद फेलो और एक विशिष्ट प्रोफेसर बन गए, विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भारत में कई अन्य शिक्षण संस्थाओं अनुसार संस्थाओं के सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य बढ़ाया। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और कलाम जी के जीवनी से हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। और दोस्तों इसी के साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके निधन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 27 जुलाई 2015 की शाम
वैसे तो कलाम जी के जीवन में बहुत सारा चीज़ बताने के लिए है, लिखने के लिए है, लेकिन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट करते हुए संक्षिप्त में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय पवन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 जो है गंभीर हालत में इन्हें बेधानी अस्पताल आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इन्हें मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि कलाम जी को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन के लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIMS में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम जी जो है अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल उस समय जो कलाम जी को हॉस्पिटल में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही सीधे अस्पताल पहुंच गए थे और लोगों ने काफ़ी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग नाकाम रहे और उनका शाम को 7:45 पर निधन हो गया था। और उनके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए कलाम जी के शरीर को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया। अगले दिन 28 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया और 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा और वहाँ से फिर उनको राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुखर्जी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, सभी लोग अगवानी में कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया। देश जो है बहुत दुख के साथ देश को उनको विदा करना पड़ा। और जैसे ही कलाम जी की निधन आई थी तो देश भर में शोक की लहर दौड़ गई और उन्होंने कितना अच्छे काम देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। भारत सरकार ने उनको सम्मान देने के लिए 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और शोक व्यक्त किए सभी लोग। और इसी के साथ एक अपने देश की बहुत अपूर्णी क्षति थी जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो भारत को महान ऊंचाइयों पर ले गए और हमेशा उन्होंने हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया। और उनकी मृत्यु के साथ ही हमारे देश ने एक महान मनुष्य, एक महान योद्धा खो दिया। और रक्षा क्षेत्र में, देश के विकास के क्षेत्र में उनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों उनको नमन करते हुए मैं अपनी कहानी में अभी यहीं पे विराम करता हूँ। चैनल को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो किसी और महापुरुष के बारे में लेके आएंगे और 15 अगस्त के दिन मैं कोई और किसी अच्छी शक्ति जो अपना महापुरुष है उन लोगों के ऊपर मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।